इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको एसेट अकाउंट अच्छे से बनाना आना चाहिए। एसेट अकाउंट में हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th के ही थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट का रूल होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, इंक्रीजेस इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीजेस इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। एसेट अकाउंट के रूल्स पता होने चाहिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, विद प्रोविजन विदाउट प्रोविजन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। सर हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड की बना रहे हैं। यस, ऐसा लिखा जाता है, बट जो आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों कर रहे हैं ना, वो एक डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है इनफ्लोज ऐड कर दो, आउटफ्लोज माइनस कर दो। ऑपरेटिंग में रिवर्स हो रहा था कि ये ओवरऑल प्रॉफिट है, तो उसमें से बाकी सारे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हटा दो, जो बच गया वो ऑपरेटिंग है, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। पूरी स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड ही है, बट मैं कह रहा हूँ जो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। बट इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कुछ रिवर्सल्स हो रहे हैं, नो। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज सारे एक साथ ऐड कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड आउटफ्लोज सारे एक साथ माइनस कर देंगे, तो वो डायरेक्ट ही हो रहा है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ही है। इजी है। Investing activities, in activities relating to fixed assets and investments, non-current assets and investments. Inflows, outflows. Inflows क्या हो सकते हैं? आपने अपना कोई पुराना एसेट बेचा, एसेट बेचा तो जितना भी पैसा आया, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल वैल्यू दिखाएंगे। प्रॉफिट पे बेचा, लॉस पे बेचा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सेल वैल्यू दिखाएंगे तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। अलग से लॉस के एडजस्टमेंट दिखाते नहीं है, इन्वेस्टिंग में जरूरत भी नहीं है। नेट प्रोसीड्स दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि पैसे आए कितने। इनफ्लोज के रीजन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग, जो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट, ये सब रिवर्स हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, माइनस हुआ था, यहाँ पे एज एन इनफ्लो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एज एन इनफ्लो दिखाया जा रहा है। कोई डाउट? इनफ्लो, आउटफ्लो, पैसे जाने के रीजंस क्या हो सकते हैं? आपने एसेट परचेज करा, आपने इन्वेस्टमेंट्स करी कहीं पे, तो आउटफ्लो के रीजन ये हो सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग आइटम होता है कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स तीन तरीके का हो सकता है, एक इनकम टैक्स, एक कैपिटल गेन टैक्स और एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सिर्फ टैक्स लिखा है तो वो इनकम टैक्स ही होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कैपिटल गेन टैक्स, तो कैपिटल गेन इज द गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, तो उनपे जो टैक्स है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हुआ, तो टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स will be shown as an outflow under investing activities। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 70 to 75% ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, रिमेनिंग 25 to 30% इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, तो दिस इज 10% ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब दिमाग उतना लगेगा। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और ये गलत हुई तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत ही होगी। और कभी कभी इस पे अलग से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, स्कोरिंग होती है। चलो जल्दी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, पहले सारे इनफ्लोज आएंगे फिर सारे आउटफ्लोज आएंगे, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आइडेंटिफाई योर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्योंकि वो थोड़ी ना एक ऑर्डर में दे रखे होंगे, आपको देखना, इंफॉर्मेशन डिराइव करनी आनी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है? नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे और उनसे रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स। प्रोसीड्स का मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा हूँ, सेल वैल्यू आती है, चाहे आपने लॉस पे बेचा या प्रॉफिट पे बेचा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने पैसे आए वो दिखाने हैं यहाँ पे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ क्यों नहीं आ रही रिद्धिमा? क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? गुड,
क्योंकि दे आर ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आती। दे आर ट्रीटेड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज व्हिच आर अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो करंट इन्वेस्टमेंट्स अलग होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग होता है। So for the purpose of cash flow statement, as per AS3 revised, cash equivalents include marketable securities. फिर rent received, interest received, dividend received, ये inflows हैं। outflows क्या हो सकते हैं? Purchase of assets, payment for purchase of tangible or intangible assets, payment for purchase of investments other than marketable securities। again यहाँ नहीं आ रही, ये interesting point है। loans and advances, आपने किसी को लोन दिया, तो आपका asset होता है, तो वो वापस आया तो यहाँ पे इनफ्लो आ गया था, रिकवरी ऑफ लोन्स। आपने किसी को लोन दिया तो वो आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, आपका एसेट होता है। तो आपने किसी को लोन दिया तो आपके तो पैसे जा रहे हैं ना बिजनेस से, तो आउटफ्लो होता है। लोन्स एडवांस्ड, रिटर्न रीपेमेंट ऑफ लोन्स एडवांस, तो इनफ्लो में आ जाएगा। ठीक है, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो उसको बोलते हैं कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई भी डाउट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया, कैपिटल गेन्स टैक्स विल बी शोन एज एन आउटफ्लो, पेमेंट है ना, as an outflow under investing activities। अगर एग्जिस्ट करता है तो इट विल बी शोन एज एन आउटफ्लो। कोई डाउट? तो पहले सारे इनफ्लोज, फिर सारे आउटफ्लोज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।